गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 11th क्लास NCERT का हम नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, कोशिकीय श्वसन या रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। पौधों में किस प्रकार से श्वसन होता है। पहले हम समझते हैं श्वसन होता क्या है, या हम ये कहें श्वसन की प्रक्रिया होती क्यों है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब के सब क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं या श्वसन करते हैं। श्वसन का मतलब ये होता है ऑक्सीजन को इनहेल करना और CO2 को बाहर निकालना। इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं गैसीय आदान प्रदान या एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मतलब कि वो ऑर्गन तक सीमित रह जाती है। हम कोई भी ऑर्गन जो होगा वो ऑक्सीजन लेगा और बदले में क्या देगा, वो CO2 रिलीज़ करेगा। तो बाहर के जो भी ऑर्गन हैं, जैसे मनुष्यों के अंदर नोस्ट्रिल, फेफड़े, ट्रेकिया पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करती हैं और फेफड़ों के अंदर या लंग्स के अंदर जाकर गैसेस एक्सचेंज होता है। प्लांट्स के अंदर यदि बात करें तो प्लांट्स के अंदर लीव्स पाई जाती है। लीव्स पे स्टोमेटा होते हैं, रंध्र होते हैं, वो क्या करते हैं गैसेस एक्सचेंज करते हैं। वो ऑक्सीजन लेंगे और बदले में CO2 दे देंगे। लेकिन ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है और इस लिविंग ऑर्गेनिज्म के प्रोसीजर के अंदर इस ऑक्सीजन का उपयोग करना और CO2 का रिलीज़ करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन या कोशिकीय श्वसन। क्योंकि जो भी ऑक्सीजन इनहेल की जाती है, अंदर ली जाती है, उसको अंत में टिश्यू से सेल तक पहुंचाया जाता है और सेल क्या करती है, उसे यूटिलाइज करती है। तो अल्टीमेटली ऑक्सीजन का जो यूटिलाइजेशन है वो सेल के लेवल पर होता है, तो कोशिकीय श्वसन बोलते हैं। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उसको हम यदि बात करें तो एक मेटाबॉलिक प्रोसीजर काम में लिया जाता है। मेटाबॉलिक प्रोसीजर होते हैं, इसे हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म जो है इसको हम बोलते हैं हिंदी में उपापचय। उपापचय ये दो प्रक्रियाओं से मिलकर बना होता है। एक प्रोसीजर होता है कैटाबॉलिक प्रोसीजर, इसे हम कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। दूसरा होता है एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिक, इसको हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म। एक ही बात है। कैटाबॉलिज्म जो प्रोसीजर होता है इसमें लार्ज मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल्स में टूटता है। लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाता है, या हम ये कहें इसके द्वारा अपचयन किया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। मतलब कि यहाँ पर लार्ज मॉलिक्यूल जो भी सेल के अंदर होने हो स्मॉल मॉलिक्यूल में तोड़ा जाता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, ये जब मॉलिक्यूल टूटते हैं बड़े मॉलिक्यूल, तो ये एनर्जी रिलीज़ करते हैं। एनर्जी रिलीज़ करते हैं तो ये एनर्जी सेल को देते हैं और इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। उसे हम क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया या एक्सर्गोनिक अभिक्रिया या ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। मतलब कि ऊष्मा देंगे, ऊर्जा देंगे तो सेल के लिए ऊर्जा आएगी। जैसे इसका एग्जांपल है, ये बड़ा मॉलिक्यूल है, ये छोटे मॉलिक्यूल में टूटा, ग्लूकोज का बड़ा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में टूटा, तो इस प्रोसेसर को हम क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शन या अपचयन अभिक्रिया। दूसरा प्रोसीजर होता है एनाबॉलिक। इसमें क्या होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल लार्ज मॉलिक्यूल को बनाते हैं। जब स्मॉल मॉलिक्यूल लार्ज मॉलिक्यूल को बनाते हैं या बड़े कण जो है मिलकर छोटे कण मिलकर बड़े कणों को बनाते हैं, तो यहाँ एनर्जी ली जाती है। तो इस प्रकार की इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं एंड्रोगोनिक या ऊष्माशोष्य अभिक्रिया। यहाँ पर ऊष्मा रिलीज होती है, ऊष्मा निकलती है, तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होगी। यहाँ पर एनर्जी जो होती है वो अवशोषित की जाती है, उसको हम ऊष्माशोष्य अभिक्रिया बोलते हैं। और दोनों का कॉम्बिनेशन कहलाता है मेटाबॉलिज्म। मतलब कि शरीर के अंदर या सेल के अंदर कुछ नए मॉलिक्यूल बनते रहते हैं। नए मॉलिक्यूल बनते हैं तो कुछ बड़े मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में टूटते भी हैं। टूटने को हम कैटाबॉलिज्म बोलते हैं और बनने को हम एनाबॉलिज्म बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं हम अपचयन अभिक्रिया, इसको हम बोलते हैं उपचय अभिक्रिया, और दोनों को मिलकर हो जाता है उपापचय अभिक्रिया या मेटाबॉलिज्म। मतलब कि ये मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है। मेटाबॉलिक प्रोसेस जहाँ भी आता है या उपापचय अभिक्रिया जहाँ भी आती है, उस वहाँ पर मतलब क्या होगा, वहाँ पर दोनों अभिक्रियाओं का मिश्रित होगा
ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाएं भी होगी और ऊष्माशोष्य अभिक्रिया भी होगी। तो हम बात करें, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाला एक नॉर्मल प्रोसीजर है जिसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल बनते हैं और टूटते हैं। अब बात करें रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन में क्या होता है? रेस्पिरेशन एक तरह का क्या है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, एक कैटाबॉलिक रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं अपचयनकारी अभिक्रिया। यहाँ पर जो रेस्पिरेशन है वहाँ पर गैसेस एक्सचेंज तो हम समझ चुके हैं किस प्रकार स्टोमेटा के द्वारा गैसेस एक्सचेंज होता है। अब हम बात करें किसकी? सेलुलर रेस्पिरेशन। कोशिकीय श्वसन। जो भी ऑर्गन के द्वारा ऑक्सीजन ली जाएगी वो अल्टीमेटली कहाँ पहुँचेगी? सेल तक पहुँचेगी। और सेल तक ऑक्सीजन पहुँचे या नहीं पहुँचे तो सेलुलर रेस्पिरेशन को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक तो कहलाता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा कहलाता है एरोबिक रेस्पिरेशन। मतलब कि ऑक्सीजन पहुंचे या नहीं पहुंचे सेल के ऊपर, तो सेल के अंदर यदि ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं होती है, सेल के अंदर यदि वो ऑक्सीजन या रेस्पिरेशन की अभिक्रिया एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, मतलब कि वहाँ पर यदि अभिक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है तो इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं अनएरोबिक या अवायवीय श्वसन। जबकि ऐसी अभिक्रिया जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उसे हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। मतलब कि सेल के लेवल पर दो तरह की रिएक्शन होती है। सेल यदि ऑक्सीजन की एब्सेंस में काम कर रही है तो उसे हम बोलते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन, और सेल यदि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन कर रही है, मतलब कि कैटाबॉलिक रिएक्शन कर रही है, अपचयन अभिक्रिया कर रही है, ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके वो कुछ एनर्जी प्रोडक्ट बना रही है, एनर्जी रिलीज कर रही है, क्योंकि रेस्पिरेशन एक तरह क्या है? कैटाबॉलिक रिएक्शन है या अपचयनकारी अभिक्रिया है। तो ये क्या होगा? एक्सर्गोनिक अभिक्रिया होगा, ऊष्माक्षेपीय ऊष्मा निकलेगी। तो ऊष्मा कितनी निकलती है, कैसे निकलती है, वो ऑक्सीजन के यूज़ होने पर डिपेंड करता है। ऑक्सीजन कितनी यूटिलाइज की, ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं की जाती है तो यहाँ पर जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है या जो पदार्थ है वो बहुत ही कम क्या होगा? उसका कैटाबॉलिज्म होगा, उसका अपचयन बहुत ही कम होगा। यदि ऑक्सीजन पूरी मिल जाती है तो उस रेस्पिरेशन सबस्ट्रेट का क्या होता है? पूरी तरह से यूटिलाइजेशन होता है। तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हम यूज़ करते हैं मेनली ग्लूकोज को यूज़ करते हैं। ग्लूकोज ऑक्सीजन की एब्सेंस में, ग्लूकोज ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या बनाता है? एल्कोहल या एसिड बनाता है और कुछ मात्रा में CO2 रिलीज करता है। और एनर्जी का जो लेवल है वो एनर्जी का लेवल क्या होगा? वो एनर्जी होगी लगभग 247 किलो जूल, या हम इसको कह सकते हैं 59 किलो कैलोरी। मतलब कि नया कॉन्सेप्ट है वो किलो जूल में आजकल इसको इवेल्युएट करने लगे, किलो कैलोरी वाला कॉन्सेप्ट है वो पुराना हो गया। तो ग्लूकोज का यदि ऑक्सीजन की एब्सेंस में यदि रेस्पिरेशन होता है और उसको तोड़ा जाता है, कैटाबॉलिक रिएक्शन है, उसको तोड़ा, लेकिन वहाँ पर ग्लूकोज पूरी तरह से नहीं टूट पाता है, जिसके कारण बहुत ही कम एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है। और CO2 तो बनेगी, तो बहुत ही कम एनर्जी रिलीज होती है। एल्कोहल का कुछ भाग जो होता है, जो उसका ग्लूकोज का कुछ भाग जो है वो एल्कोहल या एसिड में बदल जाता है, एल्कोहल बनता है या फिर सिरका बनेगा। अब यहाँ पर यदि ग्लूकोज का पूरी तरह से ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ये किसकी है? ऑक्सीजन की एब्सेंस में हुआ, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल बनते हैं, यहाँ एनर्जी का जो लेवल होता है वो 686 किलो कैलोरी, यहाँ हम कह सकते हैं 2870 किलो जूल के रूप में एनर्जी जो है वो मिलती है। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी मिलती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। एक्सर्गोनिक अभिक्रिया है तो एनर्जी रिलीज की जाती है और बाई प्रोडक्ट जो CO2 और H2O बनते हैं, जो दूसरे प्रोसीजर में अप्लाई होते हैं। CO2 को भी गैसेस के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है, वेस्टेज गैस के रूप में। तो ये सेलुलर जो कोशिकीय श्वसन है वो दो तरह से कोशिका श्वसन करती है। तो ये मेनली क्या होते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, और खासकर प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? ये अनएरोबिक रेस्पिरेशन। बैक्टीरिया मेनली क्या करते हैं? ये अनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं और इस रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन।
क्या बोलते हैं इसको, फर्मेंटेशन या किण्वन, जिसके द्वारा अल्कोहल या शराब का जो उत्पादन होता है वो इसी प्रक्रिया के द्वारा अपनाया जाता है। ग्लूकोज को या शुगर के मॉलिक्यूल्स के जो भी होते हैं उनको ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या किया जाता है, वहाँ पर रिएक्शन कराई जाती है। तो बहुत ही कम मात्रा में वहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन बाकी जो होता है वो अल्कोहल या एसिड, सिरका बनाने की प्रक्रिया भी इसी के द्वारा तैयार की जाती है। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को अनएरोबिक रेस्पिरेशन कैटाबॉलिक रिएक्शन के द्वारा किया जाता है। तो ये डिफरेंस है। अब ये एनर्जी कैसे बनती है, ये एनर्जी कैसे बनती है, इस पूरे प्रोसीजर को हम किस में पढ़ेंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे। मतलब कोशिकीय श्वसन के अंदर किस प्रकार से ये प्रक्रिया है वो अपनाई जाती है। अब यहाँ पर मेन सबस्ट्रेट जो होता है वो ग्लूकोज होता है, या आपने कह सकते हैं कि ग्लूकोज को ही मेन सबस्ट्रेट के रूप में यूटिलाइज किया जाता है सेल के द्वारा, और हमें इंस्टेंट एनर्जी उससे मिलती है। लेकिन कुछ सेल जो होती हैं उनको यदि ग्लूकोज नहीं मिलता है तो उसके बेस पे हम सबस्ट्रेट के आधार पे दो तरह का रेस्पिरेशन हम कह सकते हैं। वो कौन कौन सा है? कंपटीशन एग्ज़ाम में सभी क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, कितनी एनर्जी बनती है, फर्मेंटेशन क्या होता है, किसकी प्रेजेंस में होता है। तो ये कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले मोस्टली क्वेश्चन है। एनर्जी पूछ लेते हैं, कितने कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है। तो सबस्ट्रेट के लेवल पर रेस्पिरेशन भी दो टाइप का हो सकता है। वो कौन सा है? एक को हम बोलते हैं फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, इसको बोलते हैं हिंदी में प्लावी श्वसन। दूसरा होता है प्रोटोप्लाज्मिक श्वसन, प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। इसको प्रोटोप्लाज्मिक भी बोलते हैं, इसको प्लावी बोलते हैं। फ्लोटिंग श्वसन के अंदर क्या होता है, सबस्ट्रेट जो होता है वो ग्लूकोज सबस्ट्रेट के रूप में काम में लिया जाता है। मतलब कि यहाँ पर कौन सा सबस्ट्रेट काम में लिया जाएगा, ग्लूकोज को ही सबस्ट्रेट के रूप में काम में लिया जाएगा, जिसके द्वारा एनर्जी रिलीज होगी। ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम आएगा तो उसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। ग्लूकोज यदि ऑक्सीजन की एब्सेंस में काम आएगा तो वहाँ पर उसको अनएरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। एनर्जी का लेवल हम पहले समझ चुके हैं। प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें प्रोटीन सबस्ट्रेट जो होता है वो काम में लिया जाता है। जब प्रोटीन सबस्ट्रेट रेस्पिरेशन सबस्ट्रेट के रूप में काम में ले लिया जाता है तो यहाँ पर उसे हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। प्रोटीन जो हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, संरचना बनाती है, तो ये क्या करती है, फिर सेल की डेथ का कारण बनती है। धीरे धीरे जब प्रोटीन के मॉलिक्यूल डिजोल्व होना शुरू हो जाते हैं तो फिर धीरे धीरे क्या करता है, ये सेल की डेथ का कारण बनता है। ग्लूकोज यूटिलाइज कर रहे हैं तो सेल बची रहती है, इसलिए डॉक्टर जो होते हैं जो भूख हड़ताल करते हैं या काफ़ी लंबे समय तक वो भोजन नहीं लेते हैं तो उनका मेडिकल चेकअप किया जाता है। और वो मेडिकल चेकअप में उनको बार बार उसके ब्लड की शुगर को लेवल देखते हैं, भी शुगर कहाँ से बन रहा है, किस प्रकार से यूटिलाइज हो रहा है। तो वहाँ पर यदि उस मटेरियल के अंदर उनके यूरिन का टेस्ट किया जाता है तो वहाँ पर यूरिन के अंदर यदि प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स कीटोन बॉडी के रूप में आने शुरू हो जाते हैं तो उनको फिर हॉस्पिटलाइज करके वहाँ पर उनको ग्लूकोज दी जाती है। तो जो भी अनशन पे बैठते हैं, जो भूख हड़ताल करते हैं, उनका बार बार मेडिकल चेकअप किया जाता है। क्योंकि जब ये प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन जब स्टार्ट हो जाता है वो कब होता है, जब सेल को ग्लूकोज नहीं मिलती है। सेल को ग्लूकोज जब मिलती रहती है तो इस लेवल पर वो नहीं आता, लेकिन जैसे ही सेल को ग्लूकोज मिलना बंद हो जाता है तो धीरे धीरे फिर वो बॉडी जो है वो रेस्पिरेशन प्रोसेस तो होगा, ऑक्सीजन मिलेगी तो प्रोटीन मॉलिक्यूल क्या करेगा, यूटिलाइज करना शुरू कर देगा। जब प्रोटीन मॉलिक्यूल यूटिलाइज करना शुरू हो कर देंगे तो फिर वो बॉडी के अंदर हार्मफुल इफेक्ट आना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे वो सेल डेथ की तरफ बढ़ती है। इसलिए अनशनकारियों का मेडिकल चेकअप किया जाता है और लगता है कि अब इनका जो प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो गया वो मेडिकल चेकअप में पता चल जाता है तो फिर उनको हॉस्पिटलाइज करके वहाँ पर ग्लूकोज या ग्लूकोज सप्लीमेंट के रूप में उनको आहार है वो दिए जाते हैं। तो ये तो था हमारा रेस्पिरेशन का इंट्रोडक्शन। अब रेस्पिरेशन प्रोसीजर या सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोसीजर कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर आपको दे रखी है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रो यूकैरियोटिक सेल में पाए जाने वाला मेजर ऑर्गन है जो रेस्पिरेशन के अंदर मेजर रोल प्ले करता है। उसके फंक्शन डिस्कस किए थे, उसकी स्ट्रक्चर डिस्कस की हुई है, तो वो डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो है, वो माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर को पहले एनालाइज कर लें। हम यहाँ पर समझते हैं कि रेस्पिरेशन होता कैसे है, किन किन स्टेप्स में फॉलो होता है, वो देखते हैं पहले।
अब मान लो ये सेल है, एक यूकैरियोटिक सेल है, इसके अंदर है ये न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर है यहाँ पर, और इसमें है क्रोमेटिन नेटवर्क। और सेल में पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इस प्रकार से मैंने आपको स्ट्रक्चर भी बता रखी है पूरी, किस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो इसमें अरेंज होते हैं। इसमें क्रिस्टी होते हैं, इसके ऊपर F1 पार्टिकल पाया जाता है। इस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या जो होती है वो सेल के एनर्जी पर डिपेंड करती है। तो इस सेल को कितनी एनर्जी चाहिए, जितनी एनर्जी चाहिएगी उतनी माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ती चली जाएगी। अब कोई भी ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन जब लेता है तो वो पहले कहाँ पहुँचता है, ऑर्गन तक पहुँचता है, ऑर्गन से कहाँ पहुँचता है, टिश्यू तक पहुँचता है, और टिश्यू से कहाँ पहुँचता है, ये सेल में आती है। कहाँ आ गई ऑक्सीजन, सेल में आ गई। तो इस ऑक्सीजन का अलग अलग तरीके से क्या होता है, कैटाबॉलिज्म होता है, उसका अपचयन होता है। ऑक्सीजन का कैटाबॉलिज्म कुछ मात्रा में क्या हो जाता है, साइटोप्लाज्म में होता है, और कुछ जो होगा माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन, मैंने आपको बताई थी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। एक मेम्ब्रेन, बाहर वाली मेम्ब्रेन फ्लैट होती है, अंदर वाली मेम्ब्रेन क्या बनाती है, क्रिस्टी के फॉर्म में स्ट्रक्चर है। वो पूरी स्ट्रक्चर में डिस्कस कर रखी है। तो यहाँ पर पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हो चाहे सेल हो, सब में सेलुलर रेस्पिरेशन पाया जाता है। तो वो इसी लेवल का रेस्पिरेशन होगा यूकैरियोटिक सेल के अंदर। तो वो रेस्पिरेशन मेनली हम बात करें, सबस्ट्रेट कौन सा काम में आएगा, ग्लूकोज। ग्लूकोज ही इंस्टेंट सबस्ट्रेट काम में आता है। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो कहाँ होगा, पहले साइटोप्लाज्म में उसका क्या होगा, कैटाबॉलिज्म होगा, और उसके बाद कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में उसका क्या होगा, कैटाबॉलिज्म होगा। फर्स्ट स्टेप जो है वो साइटोप्लाज्म में पूरा होगा, सेकंड स्टेप जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होगा। मतलब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ा जाएगा, या हम ये कहें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल किस में तोड़ना है, CO2 प्लस H2O और प्लस एनर्जी के रूप में तोड़ा जाता है। एनर्जी हमने यहाँ देखी 686 किलो कैलोरी या 686 या 2870 किलो जूल के रूप में एनर्जी वो मिलती है। तो इस ग्लूकोज को पहले, ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, उसको पहले तोड़ा जाता है। तोड़ने के लिए साइटोप्लाज्म में कुछ एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है, और साइटोप्लाज्म के अंदर विशेष प्रकार के मैकेनिज्म की तरह उसको छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ा जाता है। यहाँ पर जो प्रोसीजर काम में लिया जाता है वो उसे हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, या हम इसको बोलते हैं EMP पाथवे, जिसकी सहायता से ये किस में बदल दिया जाता है, ये बदल दिया जाता है पायरिक एसिड में। ग्लूकोज क्या है, ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ये 3 कार्बन के पायरिक एसिड में बदल दिया जाता है। इस 3 कार्बन के पायरिक एसिड के मॉलिक्यूल को फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंट्री मिलती है। वो एंट्री कैसे मिलती है, तो प्रत्येक प्रोसीजर को देखेंगे। और यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उसे क्या किया जाता है, फिर 2 स्टेप काम में लिए जाते हैं। एक स्टेप होता है क्रेब्स साइकिल, और दूसरा साइकिल होता है ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये कहाँ अप्लाई होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। यहाँ पूरा होने के बाद में CO2 प्लस H2O और एनर्जी बनती है। तो पूरा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं वहाँ पर ग्लूकोज एज ए सबस्ट्रेट काम में आता है। ग्लूकोज को पहले साइटोप्लाज्म में तोड़ा जाता है, उस प्रोसीजर को हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस प्रोसीजर बोलते हैं, जिसको EMP पाथवे बोलते हैं। 6 कार्बन के मॉलिक्यूल को 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में तोड़ा जाता है। ये कितने बनेंगे, 6 कार्बन का एक है, तो ये 2-3 कार्बन के मॉलिक्यूल बनेंगे पायरिक एसिड। फिर इन पायरिक एसिड के मॉलिक्यूल को एंट्री मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फिर 2 स्टेप फॉलो होते हैं, क्रेब्स साइकिल और ETS। तो क्रेब्स साइकिल और ETS के द्वारा फिर अंत में CO2 और H2O और एनर्जी के रूप में जो आती है वो एनर्जी मिलती है। और एनर्जी मिलती है यहाँ पर ATP के रूप में, जिसको हम बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट।
ये कैसे बनती है, किस प्रकार से बनती है, तो हम वीडियो बाय वीडियो इसको डिस्कस करेंगे। ये इंट्रोडक्शन पार्ट था, किस प्रकार सेलुलर रेस्पिरेशन करती है, कितने टाइप का रेस्पिरेशन होता है, कैसे होता है, एरोबिक अनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, तो ये पूरा टॉपिक है वो हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा वो किस पे डिपेंड होगा, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर एनर्जी कैसे बनती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्यों होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस, ये अभिक्रिया जो है वो कैसी होती है, किस प्रकार से होती है, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।